हेलो बच्चों, दिस इज गणेश गुप्ता। अगेन हम आ गए वापस। तो हमारा जो टॉपिक चला रहे थे हम चला रहे थे बच्चों सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया फॉर सेमी डिस्क। तो आज वापस हम सेंटर ऑफ मास ही लेकर आएंगे और इस बार हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे हेमिस्फेयर के लिए, एक हॉलो हेमिस्फेयर के लिए। हम सेमी रिंग के लिए कर चुके हैं, सेमी डिस्क के लिए कर चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ मास फॉर hemisphere, hollow hemisphere. So today's topic is center of mass of a hollow hemisphere of uniform mass density. Mass density again हम यूनिफॉर्म ही लेंगे, ठीक है। तो मास डेंसिटी अगेन बच्चों हम यूनिफॉर्म लेंगे और एक हेमिस्फेयर हम निकालेंगे। जो स्फेयर है, चाहे सॉलिड स्फेयर हो या हॉलो स्फेयर हो, स्फेयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट जिनकी मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता था। ये हमने डिस्कस कर दिया था। हमने डिस्कस किया था कि एक हेमिस्फेयर होगा, एक स्फेयर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। हम क्या कैलकुलेट करेंगे आज? इस स्फेयर को नहीं लेना है, हमें हेमिस्फेयर लेना है, इसका आधा पार्ट। और हॉलो हेमिस्फेयर है, अंदर मास नहीं फिल है, अंदर से खोखला है, हॉलो है। इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं हमें हेमिस्फेयर मिल जाता है तो। यस, मिल गया। ये बच्चों हमने एक हेमिस्फेयर ले लिया है, हॉलो हेमिस्फेयर है ये। इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी है कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है। इसके लिए अगेन वही अप्रोच हम अपनाएंगे, ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ओरिजिन। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, इस हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए। तो क्या हम एक सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिस लाइन के अबाउट ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो। तो कौन सी वो लाइन होने वाली है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो वर्टिकल जो ये लाइन जाने वाली है, इस लाइन के अबाउट अगर हम देखें तो मेरा हेमिस्फेयर सिमेट्रिक है। जितना राइट साइड में इसका मास है, सेम लेफ्ट साइड में भी उतना ही मास है, सेम क्वांटिटी में। तो क्या इस हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर, इस वर्टिकल लाइन पर कहीं लाई करना चाहिए? पहली चीज, हमेशा हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कहां हमारी बॉडी का, कहां हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। ओनली कहां कर सकता है, कैलकुलेट एग्जैक्टली तो हम करेंगे इसको, बट हम सिर्फ ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये लाइन सिमेट्रिक है। तो सर इस लाइन के चारों तरफ, ये हेमिस्फेयर है तो ये इस तरह राउंड लाइक होगा। तो इस लाइन के चारों तरफ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास की क्वांटिटी मैं बोलूं, वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाई करना चाहिए इस वर्टिकल लाइन पर। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई। नेक्स्ट वी हैव टू टेक ओरिजिन। ओरिजिन हम लेंगे और हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। उसके बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कहां ओरिजिन लेना बेनिफिशियल होगा, कहां ओरिजिन हम लें कि हमारा काम इजी हो जाए कैलकुलेट करने में। तो मैं यहीं पर एक्सेस बना देता हूं और मैं ओरिजिन लेता हूं बच्चों इसको मैं ले लेता हूं ओरिजिन। ये मेरा y एक्सिस हो गया, इट इज आवर x एक्सिस। तो मैंने इस हेमिस्फेयर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है,
या मैं कहूँ इस हेमिस्फेयर का जो जो बेस में जो सेंटर है, जो इस बेस में सर्कल बना हुआ है, इसमें सेंटर है, यहीं पर मैंने इस ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। इसका फायदा क्या होगा सर? अभी अभी हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं लाई करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि वो यहां लाई करे, यहां लाई करे, यहां लाई करे, कहीं भी लाई करे, बट होगा क्या, वो इस लाइन पर कहीं होना चाहिए। तो लेट से ये हमारा सेंटर ऑफ मास हुआ, तो क्या इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तुम देखोगे वो 0 नहीं है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, एंड वी नो दैट एट वाई एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट विल बी 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली जेड सी एम भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां हम x और y, ये लाइन जो हमने ली है इस प्लेन में ली है, तो z का भी कोई सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है x एक्सिस, इस पॉइंट से पास कर रहा है y एक्सिस, जो कि इसके मिड में है, सेंटर में है, ये जो नीचे सर्कल बना हुआ है। सो ZCM शुड बी 0। सो वी हैव टू कैलकुलेट ओनली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y में ये कितना ऊपर है, हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है और हमारा काम इजी हो जाएगा। तो हमेशा ओरिजिन, ऑब्जर्वेशन, इनके बेस पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और तुम्हें ओरिजिन और एक्सिस का चयन या इसको सेलेक्ट इस तरह कुछ करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने को मिले। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मुझे, विच इज y। ओके, नाउ स्टार्ट। तो अगेन ये हमारे पास एक एग्जांपल है कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके लिए हम वही अप्रोच अपनाएंगे जो हमने पहले अपनाई है। तो सर कैलकुलेट मेरे को करना है y कोऑर्डिनेट। ओके, सो YCM फॉर्मूला क्या होगा, YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। क्या इसी एक फॉर्मूले से हम निकाल देंगे इसका y कोऑर्डिनेट? ओके, नाउ इट्स टर्न टू कैलकुलेट DM फर्स्ट। DM क्या होगा? तो जब भी हम कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं बच्चों? पहले एक मास एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, उस एलिमेंट के लिए हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, देन उसका इंटीग्रेट करते हैं। यानी एक एलिमेंट हमें लेना है, एक एलिमेंट हम लेंगे, उसका मास है ये DM। अब इस कंडीशन में हॉलो हेमिस्फेयर में कैसा एलिमेंट हमको लेना चाहिए कि जिसकी रिपीटिशन कराने से मुझे एक कंप्लीट मेरा हेमिस्फेयर मिल जाए, हॉलो हेमिस्फेयर। सो व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट शुड वी टेक? तो देखो यहां हम जो एलिमेंट लेते हैं वो एलिमेंट हम लेते हैं एक नॉट सेमी, एक कंप्लीट रिंग। एक कंप्लीट रिंग मैं यहां से ले लेता हूं। ये रिंग जो है ये मेरा एलिमेंट होने वाला है। ओके, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये मैंने एक रिंग ले ली है, एक रिंग। तो रिंग की रिपीटिशन कराने से कैसे मुझे हॉलो हेमिस्फीयर मिल जाएगा? तो देखो, सबसे पहले तुम एक बेस में एक रिंग लो, सबसे बड़ी रिंग, सबसे बड़ी एक रिंग ली मैंने। इसके ऊपर जस्ट इससे छोटी, इसकी जितनी रेडियस है जस्ट उससे थोड़ी सी छोटी रेडियस की एक और रिंग प्लेस करो तुम इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर एक और रिंग प्लेस करो छोटी, फिर और रिंग प्लेस करो। इस तरह तुम रिंग के कंटिन्यूअस रिपीटिशन से एक ब्लॉक बना दोगे रिंग का। एक रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग छोटी, उसके ऊपर एक और रिंग, एक और रिंग। इस तरह रिंग के कंटिन्यूअस प्लेसमेंट से तुम्हारा हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। हॉलो हेमिस्फीयर रिंग है तो रिंग के अंदर सर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो जब भी तुम रिंग के ऊपर रिंग रखते जाओगे तो अंदर बीच में स्पेस बना रहेगा, वो हमारे हॉलो को बताता है कि हेमिस्फीयर जो बनेगा वो हॉलो बनेगा। अगर तुम्हें सॉलिड हेमिस्फीयर बनाना है तो रिंग के प्लेस पर रिंग को किससे रिप्लेस करोगे? डिस्क से।
वहां तुम डिस्क रखोगे, वन डिस्क, उसके जस्ट ऊपर एक उससे थोड़ी सी छोटी रेडियस वाली डिस्क पुट करोगे, उसके जस्ट ऊपर एक और छोटी सी डिस्क पुट करोगे। तो इस तरह डिस्क के कंटिन्यूएशन रिपीटिशन से तुम सॉलिड हेमिस्फीयर ले सकते हो, लेकिन हमें यहां चाहिए हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर के लिए हम एक रिंग रखेंगे, सबसे बड़ी रिंग सबसे नीचे, उससे ऊपर थोड़ी सी छोटी रेडियस की, जो बेस वाली रेडियस तुम्हारी रिंग है, इसकी जो रेडियस है इससे थोड़ी सी छोटी रेडियस की रिंग इसके ऊपर पुट करोगे। देन ये चलते रहेगा ये प्रोसेस, और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। ओके, तो जो हमारा एलिमेंट है, मास एलिमेंट, वो होने वाला है यहां पर एक रिंग। ठीक है, तो इस रिंग को हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ओके, तो इस रिंग का जो मास है यही मेरा एलिमेंट है। एंड व्हाट इज डीएम? डीएम इज द मास ऑफ एलिमेंट। सो इस रिंग का जो मास है वो होगा डीएम। इस रिंग का जो मास होगा बच्चों वो होगा हमारा डीएम। ये रेडियस है कैपिटल आर। ये एक मैंने वेक्टर बना दिया है कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमने इस रिंग को टच करते हुए एक सेंटर से, या मैं बोलूं ओरिजिन से, एक वेक्टर मैंने बनाया, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये कैपिटल आर है इस हेमिस्फीयर की रेडियस। सॉरी, एक चीज और हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा हेमिस्फीयर है इसका मास है कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। क्या अजम्पशन करेंगे हम? जो हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है इसका मास है कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस होने वाली है वो होने वाली है कैपिटल आर। ओके, नाउ तो हमने क्या किया, हमारे ओरिजिन से जो ये रिंग एलिमेंट मैंने लिया है, इस रिंग एलिमेंट को मिलाने वाला एक वेक्टर मैंने बोला जिसकी डिस्टेंस तो होगी आर, और इसने कितना एंगल यहां से बनाया होगा? थीटा। और जितनी इस रिंग की विड्थ है, इस विड्थ के गैप पर ये दोनों लाइन मैंने बनाई है, जिसके बीच का एंगल होने वाला है डी थीटा। जो ये हल्का सा जा रहा है ये एंगल होने वाला है डी थीटा, अंदर वाला इतना सा डी थीटा एंगल। ये तुम्हारी है डिस्टेंस आर, रेडियस, इसको जस्ट मैंने बाहर निकाला। तो ये आर्क बता सकते हो तुम लोग, आर्क। इस आर्क की लेंथ क्या होने वाली है? तो ये हम जानते हैं, किसी भी आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए, एंगल, रेडियस और आर्क में क्या रिलेशन होता है? सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज द एंगल हियर? डी थीटा। आर्क की लेंथ को हम ले लेते हैं यहां कुछ भी, फिलहाल हम आर्क ही रख लेते हैं। एंड रेडियस इज कैपिटल आर। सो व्हाट शुड बी द आर्क? आर डी थीटा इज द लेंथ ऑफ योर आर्क। ये आर्क, ये जो रिंग है, इस रिंग की ये विड्थ है, ये विड्थ की तरह ट्रीट करेगा ये आर्क की लेंथ। ये आर्क की जो लेंथ है ये इस रिंग के लिए विड्थ की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, इसके बाद इसको इसी डायग्राम में अगेन देखो बच्चों, तो कंपोनेंट वाले मेथड से हम जानते हैं, मुझे यहां इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे थोड़े से। अगर तुम ध्यान से देखो तो आर जो रेडियस है इसका थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। देख सकते हो, आर जो ये रेडियस है इसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाने वाली है इट शुड बी आर कॉस थीटा, एंड थीटा से अवे जो कंपोनेंट होने वाला है ये होने वाला है आर साइन थीटा, ये वाली डिस्टेंस। अगेन देखो, ये थीटा एंगल, ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर आर, तो आर का थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो प्रोजेक्शन होने वाली है आर की, इट शुड बी आर कॉस थीटा, और जो थीटा से अवे होता है ये आर साइन थीटा होता है। ये हम वेक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि थीटा के अलोंग जब भी तुम किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हो तो वहां पर कॉस आएगा। ओके, अदरवाइज तुम ट्राइंगल लेके भी कर सकते हो, कॉस थीटा करके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएम। डीएम की वैल्यू हम लोग निकालेंगे।
तो dm की वैल्यू अगेन हम लोग निकालेंगे डेंसिटी वाले मेथड से। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, क्या आएगा यहां पर, क्या हमारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ऑब्जेक्ट में तुम देखोगे क्या लेंथ के अलोंग है, एरिया के अलोंग है, सॉरी लेंथ के अलोंग है, सरफेस के अलोंग है या वॉल्यूम के अलोंग है। तो हम देखेंगे कि हमारा ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी सरफेस पर है, क्योंकि ये तो खोखला है, उसके अंदर तो मास है नहीं, तो यहां पर सरफेस है। तो सरफेस के लिए जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एरिया। तो यहां जो डेंसिटी होने वाली है वो मास अपॉन एरिया निकलेगी। तो वही वर्क करेंगे हम जो पहले किया है हमने। पहले इस कंप्लीट हेमिस्फेयर के लिए डेंसिटी निकालते हैं। तो व्हाट शुड बी द डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास, मास हेमिस्फेयर का है कैपिटल एम अपॉन एरिया। तो सर ये हेमिस्फेयर जो है इसका सरफेस एरिया मेरे को चाहिए। स्फेयर का कंप्लीट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस है। तो हेमिस्फेयर का हो जाने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट हेमिस्फेयर के लिए डेंसिटी निकाली। अब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इस रिंग एलिमेंट के लिए। तो सर रिंग एलिमेंट की डेंसिटी निकालते हैं अगेन, डेंसिटी अगेन मास अपॉन एरिया। सो व्हाट इज द मास ऑफ रिंग एलिमेंट, इट्स dm, dm इसका मास है dm। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रिंग एलिमेंट, सो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम इस रिंग का, ये रिंग जो है ये अगेन एक लेंथ, एक सरकमफेरेंस पर है मास इसका सारा का सारा। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस रिंग को तुम बाहर ले आओ, इसको एक पॉइंट से काट दो और काटने के बाद ये ओपन हो जाएगा एक लेंथ की फॉर्म में, एक लेंथ की फॉर्म में। इस रिंग को जब तुम बाहर निकालोगे, इस रिंग को बाहर निकाल करके और इसको यहां से कट कर दोगे इस और ओपन कर दोगे, तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो कि लेंथ के अलोंग होने वाली है ओनली। तो सपोज करो ये जो रिंग है इसको हमने बाहर निकाला, ये जो रिंग थी इसको हमने बाहर निकाल के यहां से कट किया, तो ये ओपन हो जाने वाली है इस तरह। तो क्या इस स्ट्रिंग की, जो ये स्ट्रिंग बन रहा है, जो ये थ्रेड बन रही है, क्या इसकी लेंथ इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल नहीं होने वाली? जो भी हमारी सर्कुलर ये रिंग थी, इस रिंग को मैंने तोड़ दिया, यहां से काट दिया और कट करने के बाद इसको इस तरह ओपन कर लिया, तो जो हमारे पास थ्रेड बनेगा या जो हमारे पास ये लंबाई जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी जो लेंथ होगी क्या वो इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल नहीं होगी? जो सरकमफेरेंस थी मैंने उसी को तोड़ के इस तरह ओपन कर दिया है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए? 2 पाई आर। सो इसकी लेंथ होगी 2 पाई और रेडियस कितनी है इसकी? इस रिंग एलिमेंट की रेडियस ये है, कितनी है ये? r cos थीटा। तो ये आ जाएगी सर इसके लिए लेंथ, और इसकी जो ब्रेथ होने वाली है विड्थ, वो मैंने तुम्हें अभी बताया, ये जो आर्क की लेंथ है ये इसके लिए विड्थ की तरह ट्रीट करेगी, तो ये हो जाएगी हमारी विड्थ। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूं। तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि जो इस रिंग एलिमेंट की विड्थ है वो हो जाने वाली है आर डी थीटा। सो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बहुत बोलो क्या एरिया हो जाने वाला है इसका? लेंथ 2 पाई आर कॉस थीटा इनटू ब्रेथ हो जाएगी इसकी आर डी थीटा। ओके, और क्या ये डेंसिटीज इक्वल नहीं होगी? क्योंकि हमारी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, मास डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है ओवर द सरफेस। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं और यहां से dm कैलकुलेट करते हैं हम। तो देखो m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट dm 2 पाई r इंटू आर, इट विल बिकम आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। यहां से 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें यहां से dm की वैल्यू मिल जाने वाली है विच इज
dm इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो m cos थीटा d थीटा। ओके, यहां पर डेंसिटी हो जाने वाली है इक्वल। तो अब ये वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और हमारा y सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो हम निकाल देंगे। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है YCM का। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ YCM? dm की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं m cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय dm, छोटा सा एलिमेंट है dm, इसका कंटिन्यू रिपीटेशन करोगे तुम, इंटीग्रेशन का यही तो मतलब है, कंटिन्यू रिपीटेशन कर रहे हो, छोटा सा एलिमेंट dm फिर एक और एलिमेंट, तो dm को बार बार तुम ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? क्या कंप्लीट मास m नहीं बन जाएगा? विच इज द मास ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y? What y denote here? So y denote here the y coordinate of distance between origin and dm। देखो डायग्राम में, सर ये हमारा origin है और ये हमारा dm है। तो origin और dm के बीच की जो डिस्टेंस है इसका y कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। अब सर अगेन वही चीज आ जाएगी यहां पर भी, ये origin हो गया, बट dm किसको मानोगे तुम? dm तो इस पूरी रिंग का मास है, तो कैसे तुम किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे इसके लिए? तो देखो, क्या इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर लाई नहीं करना चाहिए? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके खुद के सेंटर पर लाई करेगा। और क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग रिप्रेजेंट ऑल ओवर द मास ऑफ दिस रिंग? इस सारी रिंग का मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अगर मुझे ओरिजिन और डीएम के बीच की डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट? देखो ये y डिस्टेंस ही है, ये ओरिजिन और डीएम जो कि सारा का सारा मास आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो ये ओरिजिन और ये डीएम, इनके बीच के डिस्टेंस का y कोऑर्डिनेट सर यही है, विच इज r sin थीटा। So what should be the value of y here? It should be the r sin theta. So put the value. R sin theta. Okay. Now we will solve it and get our answer. So YCM is nothing but constant terms को बाहर ले आओ, m बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, ये m है sin थीटा cos थीटा d थीटा। लिमिट्स पुट करो, m से m तो कट ही जाएगा। लिमिट्स बताओ यहां पर कि लिमिट्स क्या होने वाली है। लिमिट्स थीटा, देखो थीटा क्या हो रहा है, जब तुमने हेमिस्फेयर बनाने के लिए एलिमेंट्स लिए तो सबसे पहले तुमने एक बड़ी सी रिंग ली जो कि बेस में तुमने जमाई है, यहां पर पुट की है। उसके जस्ट ऊपर फिर तुमने छोटी सी, उससे जस्ट छोटी सी एक और रिंग पुट की, उसके ऊपर फिर छोटी सी एक रिंग। इस तरह कंटिन्यू तुम रिपीट करते हो तो तुम्हारे को हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो ये मेरा जो वेक्टर है, ये जो मेरी लाइन है, जब ये रिंग बेस में थी, बड़ी रिंग, तब ये वेक्टर यहां था। तो ये एक बार घूमेगा ये वेक्टर और तुम्हारी नीचे की एक रिंग को प्रिपेयर कर देगा। फिर ये वेक्टर थोड़ा ऊपर घूमेगा जस्ट 1 डिग्री, फिर ये घूमेगा, फिर उससे जस्ट ऊपर वाली रिंग को प्रिपेयर कर देगा। फिर ये 2 डिग्री घूमेगा, फिर ये घूमेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद ये थर्ड रिंग को जनरेट कर देगा। इस तरह ये वेक्टर ही है जो इस तरह रोटेट हो रहा है। यहां रोटेट होगा, सबसे बड़ी वाली रिंग जनरेट की, जस्ट ये हल्का सा 1 डिग्री ऊपर हुआ, फिर ये रोटेट हुआ, फिर इससे ऊपर वाली रिंग इसने फॉर्म की, जनरेट की। इस तरह ये रिंग को जनरेट कर रहा है। तो बताओ ये वेक्टर कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? सर जब ये वेक्टर इस तरह था, नीचे वाली रिंग को इसने जनरेट करना चाह रहा है, जब ये बेस को, उस टाइम पर एंगल है 0 डिग्री, देख सकते हो तुम, ये यहां पे एंगल 0 डिग्री। धीरे धीरे ये बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कितना एंगल इसका होना चाहिए, 1 सेकंड, सॉरी वेट, ये रिंग बढ़ते बढ़ते
ये सॉरी, ये वेक्टर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा सर? 0 डिग्री से शुरू करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये होते होते इस तरह 90 तक चला जाएगा। ऊपर वाली जो छोटी सी रिंग बनेगी ये 90 पर बन जाएगी। तो ये वेक्टर ये जो एंगल है ये 0 से 90 तक वेरी करना चाहिए। सो लिमिट हमारी हो जाएगी एंगल की 0 to 90, 0 to 90। ओके, नाउ सॉल्व इट। तो देखो वाई सी एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस थीटा। इसका जो इंटीग्रेशन है इसको इस तरह नहीं करेंगे हम, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला हम बना देंगे जिससे इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा। फ्रॉम 0 to 90 या 0 to π/2, आर इस 2 को बाहर ले आओ। और तुमने सभी ने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। मैं यहां लिख सकते हो तुम, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ आगे देखो, वाई सी एम इज इक्वल टू r/2, लिमिट 0 to 90 पुट कर दो। साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, ध्यान रखना, साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस 2 थीटा, और जब तुम इंटीग्रेशन करते हो तो डिवाइड में 2 आता है, मतलब जो भी यहां मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो नीचे आएगा। ठीक है, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 90, माइनस को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, 2 2 जा 4, cos 2 थीटा from 0 to 90 degree. Now put the limit and you will get your answer. So what will be the answer? Here is upper limit put करो, cos 2 into 90 minus lower limit put करो, cos 2 into 0. YCM is equal to minus R upon 4. This will become cos 180, and it will become cos 0. YCM is nothing but minus R by 4. Cos 180, we know that minus 1 minus cos 0 1. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो हियर इज अवर आंसर और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज r/2. तो ये हमने कैलकुलेट किया y सेंटर ऑफ मास, या मैं कहूं सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो कहां मिलेगा मुझे, जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है उसका हाफ रेडियस पर मिलने वाला है। तो कहां मिलेगा ये हमें कहीं यहां मिलेगा, जो भी इसकी रेडियस है इसके हाफ पर। यहां हमें इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट मिलेगा, और x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाने वाले हैं सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर x कोऑर्डिनेट 0, y coordinate r/2 and z coordinate is also 0. So this is the complete representation of center of mass of hemisphere. So इसको तुम राइट डाउन कर सकते हो, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको तुम राइट डाउन कर सकते हो, पोज करके राइट डाउन करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेंटर ऑफ मास के बढ़िया वाले और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये लिख सकते हो तुम, पोज करके लिख लो, इसको प्रॉपर वे में लिखना जैसे मैंने समझाया तुम्हें।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के और भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड हेमिस्फेयर, कोन, इनके लिए भी हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।